नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकेंड का टाइम है और साथ ही साथ टाइम है हमारे वीकेंड एनालिसिस का, वीकेंड बाजार शॉर्ट्स का। काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और वोलेटाइल हफ्ता पीछे गया है। मेरे ख्याल से अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में 2-2.5 साल हो गए हैं, तो पिछले हफ्ते की जो वोलेटिलिटी थी उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं उस वॉलेटिलिटी के साथ जो मार्च 2020 के पहले थी। तो अगर आपने इस वॉलेटिलिटी को पहली बार एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब आप मार्केट्स में मार्च 2020 के बाद आए हैं। और ये जो वॉलेटिलिटी थी, इस टाइप की वॉलेटिलिटी मार्केट्स को देखने को नहीं मिली थी पिछले 1-1.5 साल में। मार्च 2020 के बाद इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट्स को नहीं देखने को मिली थी। खैर, मार्केट्स है, वॉलेटाइल भी होगा, स्टेबल भी होगा। हमें अपना गोल क्लियर रखना है और हमें क्या करना है। अगर हम पहले से डिसाइडेड हो तो इस वॉलेटिलिटी को हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, हम इस वॉलेटिलिटी के साथ खेल सकते हैं। दोस्तों, आज के बाजार शॉर्ट्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें प्लेस करना है अपने आप को निफ्टी, बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे फॉरेन मार्केट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हैं और वो सेक्टर्स जो कि आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट यहाँ से रुख बदलती है, ऊपर का रुख लेती है, तो कौन से सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो कि लीडर साबित हो सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं डेली बाजार शॉर्ट। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है, नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके कर दीजिए सब्सक्राइब। कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करिए जो इच्छुक है स्टॉक मार्केट्स के बारे में समझने के लिए, कुछ लर्न करके अर्न करना चाहते हैं, पहले लर्न करना चाहते हैं फिर अर्न करना चाहते हैं, उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करिए। तो बिना किसी विलंब के चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं वीकली बाजार शॉर्ट्स। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि लास्ट वीक बहुत वोलेटाइल वीक था और जो वोलेटिलिटी थी वो हद के पार थी। ये आपको ये VIX लेवल देखने से पता चल जाता है। 20 के लेवल को VIX छू रहा है। एक बार VIX का चार्ट पे चलते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लास्ट वीक जो VIX था एक नॉर्मल लेवल पे था। 19 उसके पहले वाले वीक नॉर्मल लेवल पे था, 17-19 के आसपास, और उसके बाद सीधे 20 के लेवल को VIX टच करता है। वॉलेटिलिटी है फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी, ये वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट्स में जनरली कोई इवेंट होता है उसके पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी जनरेट होती है। तो ऑफ कोर्स हमारे फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट जो यूनियन बजट है वो आने वाले हफ्ते में प्रेजेंट होने वाला है 1 तारीख को। तो हो सकता है ये वॉलेटिलिटी उस वजह से है। आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था अपने पिछले अपडेट्स में, मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था कि वॉलेटिलिटी बढ़ने की पूरी आशंका है और वही हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल रहा है कि वॉलेटिलिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, बढ़ी है। और उम्मीद करते हैं अगर बजट जो है वो एक्सपेक्टेशन पे उतरती है तो ये वॉलेटिलिटी जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी, राइट। बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑप्शन पे पोजीशंस बनाते हैं, पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, एम्बिग्यूटी रहती है मार्केट में, कंफ्यूजन रहती है, उसके वजह से ये वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। यही रीज़न है और ये तो हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ वॉलेटिलिटी शूटिंग अप। तो यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है और ये प्री बजट के वजह से ये वॉलेटिलिटी बढ़ी है। बजट आने तक आशा करते हैं कि वॉलेटिलिटी नॉर्मलाइज हो जाए। अब आ जाते हैं सीधे निफ्टी पे, और निफ्टी के लास्ट 2 हफ्ते के चार्ट को अगर आप देखो तो वही सेम पिक्चर पेंटेड है, कुछ अलग नहीं है। सेलिंग जारी है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो रही है। आप देखिए कैंडल का जो साइज है, रेंज है, वो भी बड़ा है, वॉल्यूम के बार्स भी बड़े। इसका मतलब कि सेलिंग हो रही है और लोग बेच रहे हैं, FIIs भी बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बेच रहे हैं, सेलिंग में जोर है। लेकिन क्या ये जो सेलिंग आई है और क्या इस सेलिंग के वजह से हमें बेयर हो जाना चाहिए अभी? क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए? क्या हमें कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना लेनी चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, मैं अभी भी बेयर या शॉर्ट पोजीशन रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो होता है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है, जो एक लक्ष्मण रेखा होता है बेयर्स और बुल्स के बीच में, ये मूविंग एवरेज अभी इंटैक्ट है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे इसी मूविंग एवरेज पे
ड्रॉप खा के इंडाइसेस ऊपर बढ़ती है और अभी भी इसी मूविंग एवरेज के आसपास है। हाँ, कंसर्निंग चीज़ ये ज़रूर है कि हमारा जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है इसके नीचे निफ्टी बंद हो गया है। और ये आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसे छोटा करूं चार्ट को, तो आप देखोगे कि ऐसा बहुत कम हुआ है मार्च 2020 के बाद, जहां पर लो बना था, कि इस मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। अब ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। तो जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं मिले, हम लेवल्स आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे कि किन लेवल्स को हम देख रहे हैं, किन लेवल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए हमें, जो हमें बताए कि बुल्स की वापसी हो चुकी है, बुल्स आर बैक विद अ बैंग। तो यहाँ पर एक सपोर्ट किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। पहला तो देखिए, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर रुका हुआ है, एक लॉन्ग टेल भी बना है नीचे। और अगर हम फिबोनाची की बात करें तो लास्ट स्विंग को अगर मेजर करते हैं तो 0.786 के आसपास जाकर ये सपोर्ट लेता है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाता है 0.786। हालांकि 61.8 के नीचे जो भी मूव चली जाए उसको कमज़ोर मूव ही मानी जाती है। सो अगर हम अपना कोई बायस क्रिएट करें, अगर हम सोचें कि हमें क्या एटीट्यूड लेके आने वाले हफ्ते में जाना है, तो ऑफ कोर्स मेरा एटीट्यूड न्यूट्रल एटीट्यूड होगा, क्योंकि मैं अभी कोई भी मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक बार बजट आ जाए, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए, एक बार विजन मार्केट का साफ हो जाए, उसके बाद ही हम उसमें ट्रेड करेंगे। देखिए, 1-आधा% या 2%, 5% अगर आप टेबल पे छोड़ देते हो तो वो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेके आपका जो पुराना पोर्टफोलियो है या आप जो पोजीशन लेते हो उसमें ज़्यादा नुकसान खा जाओ, तो वो थोड़ा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, मेरे लिए हो जाता है। सो हम वेट करेंगे, आराम से साइड में बैठे, भाई अपने पैसे हैं, किसी को ख़राब नहीं लगता है, आराम से साइड में बैठे। जब मार्केट हमें सिग्नल देगा कि यस नाउ आई एम रेडी टू मूव इन आइदर डायरेक्शन, ऊपर का डायरेक्शन होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे का डायरेक्शन होगा तो नीचे जाएंगे, फिर हम उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिराइव करेंगे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। और फ्रेंड्स, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि लास्ट जो वेडनेसडे और थर्सडे है, थोड़ी सी कोशिश की थी बायर्स ने वापस आने की, थोड़ा जोर लगाया था बायर्स ने कि हम वापस आए गेम में। लेकिन आप देखो, फ्राइडे को ये शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन लास्ट जो सेशंस में या ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स बेयर्स की वापसी हो गई और अच्छी तरह से वापस इन्होंने पुश कर दिया बायर्स को नीचे की तरफ। तो देखिए, सप्लाई जो है वो आ जा रही है हर एक लेवल पे जाकर, राइट। तो ये थोड़ी सी विपदाजनक बात है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल्स की। सपोर्ट लेवल्स फ्रेंड्स, अगर हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल की बात करें कि कौन से लेवल्स को निफ्टी को बचा के रखना है आने वाले हफ्ते में, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 17,000 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 बार 17,000 के लेवल से 2 बार निफ्टी ने बाउंस किया है। तो ये 17,000 का लेवल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जहाँ पर हमें ध्यान देखना है, जहाँ पर हमें सपोर्ट को ढूंढना है। देखिए, ये यहाँ पर ये जो मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है, एक जोन ड्रॉ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। कैसे सप्लाई जोन है? अगर आप देखोगे कि ये वाला एरिया पहले जो ब्रेकआउट एरिया था, तो ब्रेकआउट एरिया था, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। अभी ये एरिया जो है, जो 17,700 से 17,600 का एरिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है आने वाले हफ्ते में। देखिए, जब कोई भी इवेंट होता है ना, तो ये सब जो हम आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं वो जनरली ब्रीच होते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है। तो एक इवेंट जो होता है वो चार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि किसी भी इवेंट के पहले हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं मार्केट को ट्रेड करने की। तो 17,700 से लेकर 17,600, ये 100 पॉइंट का जो एरिया है, ये एक बहुत डिसिसिव लेवल होगा निफ्टी के बुल्स के लिए। अगर हमें इसके ऊपर एक अच्छा क्लोज मिल जाता है, 17,600 और 17,700 के ऊपर एक अच्छा क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज अगर हमें मिल जाता है, जब हम ये आशा कर सकते हैं कि बुल्स विल बी बैक इन बिजनेस। अच्छा मूव हम लोगों को ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन वाली मूव मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस खाता है और जो 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो टूट जाता है, किसी कारण से निफ्टी उन लेवल्स को तोड़ देती है, फिर थोड़ी सी
आपत्तिजनक विपत्तिजनक बात हो सकती है। लेकिन उसके पहले मेरे ख्याल से हमें वेट करना है, हमें देखना है कि क्या 17,000 का लेवल टूटता है नीचे की तरफ कि 17,700 का लेवल ऊपर की तरफ टूटता है। तो ये दो लेवल्स अपने जहन में रख के, अपने दिमाग में रख के आगे बढ़िए। मैं आपको ज़्यादा लेवल्स देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप जानते हो कि वन एट ए टाइम जो है मेरा फंडा है कि पहले एक एक लेवल्स के साथ डील करते, वो टूटेगा तो फिर देखेंगे कि कौन से लेवल्स हमें देखने हैं ऊपर की तरफ। तो ये दो लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें गति पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो अभी 40 के नीचे जा चुका है RSI, और इन जनरल ये अच्छी बात नहीं होती है 40 के नीचे जाना। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो ये 60-40 के बीच में है, तो वीकली चार्ट पे तो साइडवेज है, लेकिन डेली चार्ट पे ये थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जल्दी जल्दी बकअप करना है, राइट, और वो हमें अपने लेवल्स को देखना है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी है वो आपको साफ साफ दिखेगी। जो हम लोग पिछले हफ्ते की बात कर रहे थे कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बैंक निफ्टी में आपको वो आराम से देखिए। देखिए एक हाई वेव कैंडल बन गया है, राइट, हाई वेव कैंडल बन गया है, और इसकी ऊपर के आप टेल को देखो और नीचे के वीक के देखो, दोनों को देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का उठाव चढ़ाव, किस तरह की पिटाई ढुलाई हुई है लास्ट वीक। अभी ये साफ साफ एक ही चीज़ को बता रहा है कि मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, मार्केट ले पोजीशंस की नहीं ले, राइट। क्योंकि देखिए इवेंट है और हम जानते हैं कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कोई नहीं पता। लेकिन हाँ, आप बैंक निफ्टी को अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ निफ्टी के कंपैरिजन में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को बार बार टच करके शॉक दे रहा है, एक पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। और अगर हम स्ट्रेंथ लेवल में बात करें, अगर हम रिलेटिव लेवल्स की बात करें, तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को मेरे ख्याल से एक बड़े मेल्टडाउन से बचा के रखा है। अब आप बोलोगे इसके नीचे भी मेल्टडाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, वो धैर्य बना के रखा है। और फ्रेंड्स, अगर ये चार्ट टूटेगा, अगर ये चार्ट टूट जाएगा, अगर ये चार्ट अपनी सीमाओं को नीचे की तरफ तोड़ देता है, अपने सपोर्ट्स को तोड़ देता है, फिर तो पिटाई अच्छी तरह से होगी इंडेक्स में, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, दोनों की। लेकिन हाँ, जब तक इनके लेवल स्थिर है, जब तक ये होल्ड करके रखा है, मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी हमें मिलती रहेगी इंडेक्स में। हाँ, एक बार टूट जाए उसके बाद थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो वीकली, अगर हम वीकली चार्ट को देखकर कुछ बायस क्रिएट करने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स न्यूट्रल बायस है। मैं अभी भी बेरिश भी नहीं हूँ, बुलिश भी नहीं हूँ। मुझे साफ साफ जो हमारे लेवल्स हम डिसाइड करते हैं उसके ऊपर या नीचे जाने से ही हमारा जो है जो बायस क्रिएट होता है, हमारा ट्रेड क्रिएट होता है। तो लेवल्स के लिए आइए देखते हैं, चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर हम चलेंगे तो आप देखोगे, देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था। स्ट्रॉन्ग क्लोज मिली थी बैंक निफ्टी में, जैसे लग रहा था कि रिवाइव हो गया है, बुल्स आ गए हैं वापस गेम में, लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लगता है कि अच्छा बजट आएगा, ये सब एंटिसिपेशन में शुरू हुई थी और वापस देखिए सेलिंग आ गई थी, राइट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, सेलिंग आ गई थी। और अगर देखिए हायर हाइज और लोअर हाइज जरूर बन रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस को टच करके सेलिंग आ गई थी। अभी भी फ्रेंड्स, ये जो लेवल मैंने बनाया है, देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर आप बोलोगे मेरे को 30,000, 38,600, 38,550 का ये जो जोन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मेरे ख्याल से जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटती है, स्ट्रांगली नहीं टूटती है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम नहीं करने लग जाती, तब तक बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग का कोई भी स्कोप नहीं है। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट 37,000 के आसपास है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर का लेवल है, 37,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 38,500, 38,600 के पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये जब तक इन रेंजेस के बाहर नहीं निकल जाए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक मेरे ख्याल से कोई डिसिसिव एक्शन हम नहीं ले सकते। और हाँ, ये जो स्ट्रॉन्ग पिन बार है, ये स्ट्रॉन्ग जो हैमर है, उसकी महिमा तो हम सब जानते ही हैं। और किस तरह से देखिए यहाँ पर आके सपोर्ट का काम किया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम समराइज करना चाहे तो हम यही कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी रहेगी, एम्बिग्यूटी रहेगी। और आने वाले हफ्ते में मेरे ख्याल से बजट की अनाउंसमेंट होने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आ जाती है कि क्या माइंडसेट है, क्या करना चाहते हैं
जो मार्केट पार्टिसिपेंट, जो बड़े लोग हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम अपना कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्टर्स की तरफ कि कौन से सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना है, कौन से सेक्टर पे हमें नज़र रखना है। अगर निफ्टी यहाँ से अच्छा रिकवर करती है या अच्छा मार्केट में कोई जोश आता है, तो कौन से सेक्टर्स है जिनको हमें खासकर अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो सबसे पहले जो सेक्टर का नाम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ऑटो सेक्टर। ये ऑटो सेक्टर का चार्ट है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं ऑटो सेक्टर की, तो आप देखो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस यहाँ पर एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, एक पिन बार, एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है और एक में सपोर्ट एरिया पे है। सो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से अगर बजट में कुछ इसके लिए स्पेशल आता है, राइट, जो कि रहता है हमेशा, ईवीज के लिए कुछ स्पेशल आता है या कुछ इसमें बूस्ट मिलता है, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें ऑटो सेक्टर में आने वाले हफ्तों में मिल सकता है और मेरे ख्याल से इसे अपने वॉच लिस्ट में हमें रख के रखना चाहिए। देखिए, सपोर्ट के पास एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है सपोर्ट के पास। फ्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर से ध्यान आया कि हमारी जो ट्रेंड ट्रेडिंग की जो बूट कैंप है, वो उसकी जो हेड एंड शोल्डर वाली वीडियो है हम लोगों ने रिलीज कर दी थी, हमारे चैनल पे है। अब जाके पहले वो हेड एंड शोल्डर वाली वीडियो देखिए। मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते हम एक दूसरा वीडियो भी रिलीज करेंगे, उसका थर्ड पार्ट रिलीज करेंगे, तो आप जरूर से देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मतलब कि सीखने में, ऑफकोर्स सीख के इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जरूर से देखिएगा इस वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जो कि सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, सीख के निवेश करना चाहते हैं, सीख के ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटो सेक्टर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा सेक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, वो है एनर्जी सेक्टर। फ्रेंड देखिए, एनर्जी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है और अभी भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा कैंडल इस हफ्ते भी बनाया है। स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है एनर्जी सेक्टर में। देखिए, सब जैसे कि जितने भी स्टॉक है ना, आप देखोगे, जितने भी स्टॉक को देखोगे, जितने भी सेक्टर्स को देखोगे, सब एक जैसे लग रहा है कि एक डिसीजन के लिए बैठे हुए हैं कि कोई डिसीजन आए और हम आगे बढ़े। तो वैसे यहाँ पर देखिए, एनर्जी सेक्टर भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, स्टॉक सपोर्ट के ऊपर चल रहा है और अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो यहाँ से फ्रेंड अगर टूट कर ये एनर्जी सेक्टर भी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, हमें देता है, तो एनर्जी सेक्टर में भी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेवल्स का टूटना जरूरी है। एक बार ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखाई दे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ हमें दिखाई देगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनर्जी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है आने वाले हफ्ते में। तो ये दूसरा सेक्टर था जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे कि एनर्जी सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। तीसरा फ्रेंड सेक्टर जो हम आपके साथ बात करेंगे वो है पीएसयू बैंक्स की। फ्रेंड देखिए, पीएसयू बैंक्स में जो स्ट्रेंथ है वो आज नहीं है। यहाँ पर देखिए, लेट अक्टूबर में आप देखोगे बहुत अच्छी पीएसयू बैंक जो पूरी ट्रेंड में थी, अच्छी खासी उसमें ट्रेंडिंग हो रही थी। और अभी भी देखोगे कि इस हफ्ते जहां पर अगर हम लास्ट 2 हफ्तों की बात करें, जहां पर निफ्टी में काफ़ी पिटाई हुई, मिड कैप स्मॉल कैप्स की काफ़ी पिटाई हुई, वहां पर ये जो पीएसयू बैंक्स थे ये थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए, थोड़े स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिए, थोड़े डट के इस मूव से लड़ते हुए दिखाई दिए। रिजल्ट्स पीएसयू बैंक्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं, शायद इस वजह से ये अच्छा स्ट्रांग मूवमेंट दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, गंभीरता दिखाई दे रही है। और इस पीएसयू बैंक्स के सेक्टर को आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें हमें अच्छी मूवमेंट मिले। तो बैंकिंग सेक्टर्स जैसे बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स हमारा फेवरेट सेक्टर है ही, साथ में हमें खास फोकस अगर आप पीएसयू बैंक्स पे भी रखें, क्वालिटी नेम्स, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब पे अगर ध्यान दे तो अच्छा मूवमेंट हमें पीएसयू बैंक में मिल सकता है। और बैंक निफ्टी तो जैसे मैंने आपको कहा कि वही लग रहा है कि निफ्टी को संभाले हुए है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप क्वालिटी नेम्स के आगे जाते हो तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 3-4 जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो उनको देखिए काफ़ी अच्छे और सही भाव में मिल रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट रुकता है, रुक मोड़ता है, तो आई थिंक दैट दोज आर द स्टॉक्स दैट कैन रियली मेक द डिफरेंस, राइट। और बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल से इमर्जिंग सेक्टर है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस की सेक्टर्स के बारे में। अभी हम जल्दी से चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, देखते हैं बहुत एनकरेजिंग फॉर्मेशंस हैं।
तो फ्रेंड्स अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास S&P 500 की। S&P 500 जो अमेरिका का बड़ा इंडेक्स है, ब्रॉडर इंडेक्स है। यहाँ पर आप देखिए इस हफ्ते हैमर बना, और यहाँ पर अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए जो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में सेलिंग लास्ट 2 हफ्ते से आई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो सेलिंग है वो लास्ट 4 हफ्तों से या 1 महीने से चल रही है। तो हमारा जो इमर्जिंग मार्केट जिसे बोलते हैं वो ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर ही रहा था। यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल गया। अभी देखिए जब हमारा इमर्जिंग मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट हुआ या एशियन मार्केट ओवरऑल हुआ, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता है। जो बड़े मार्केट्स हैं, जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जैसे कि S&P 500 है या इंग्लैंड के मार्केट है, उनको अगर आउट परफॉर्म करता है और साथ ही साथ जो बाहर के मार्केट्स है वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं, राइट। जब आप पिछले 2-3 हफ्तों में देखोगे कि बाहर के मार्केट्स बहुत बुरी तरह से गिर रहे थे, डाउ जोन्स बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ, S&P 500 देखिए बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हुई थी लास्ट वीक में या उसके पहले वाले वीक में, वहाँ पर अगर, और हमारा निफ्टी भी गिर रहा था और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी गिर रहे थे, लेकिन उनकी जो गिरने का पेस था वो थोड़ा सा कम था कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। तो अब वो स्टेबल हो गए हैं, वो भी सपोर्ट पे आ गए और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट पे आ गया, एक अच्छा कमबैक देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हैमर फॉर्मेशन विद वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स S&P 500 पे, ये देखिए S&P US 30 जो डाउ जोन्स है उस पर भी सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल विद ह्यूज वॉल्यूम्स। अगर मैं QQ की बात करूं तो वहां पर भी देखिए एक अच्छा न्यूट्रल कैंडल बन रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से जो बाहर के मार्केट्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट की मार्केट, US मार्केट्स हैं, जो ऑफकोर्स सब कोई देखते हैं, वो सब मार्केट्स में ठहराव हमें दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के पास मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो अगर US मार्केट चल जाएगा और हमारा मार्केट तो स्टेबल है ही ऑलमोस्ट, मतलब कि कंपेयर टू US मार्केट्स, तो US मार्केट अगर चलता है, US मार्केट अगर यहाँ से रुख मोड़ता है तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से एक अच्छी मूवमेंट हमें अपने इंडेक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स देखिए और कोई भी बुल मार्केट में जो जिस तरह की जो करेक्शन आती है वो 10 से 12% की करेक्शन जो हर एक साल में हमें बुल मार्केट में मिलती है, और 10% से ज़्यादा करेक्शन अगर हम बात करें 15 के आसपास करेक्शन, 15% के करेक्शन वो 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो आप जाके अगर उसको बैक टेस्ट करो तो आप इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमें 14% का करेक्शन मिला था। अगर यहाँ पर आप देखोगे, इस करेक्शन को देखोगे तो इस करेक्शन हमें 10% का करेक्शन मिला था। वापस मैं आपको करेक्शन यहाँ दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट एक 7% का करेक्शन, तो मैं इसको नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर में भी हमें एक करेक्शन मिला था जो ऑलमोस्ट 7 से 8% का था, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला करेक्शन जो है वो थोड़ा डीप हो गया है, जो कि करीबन 18 से 20% का करेक्शन। तो ये जो छोटे छोटे करेक्शन हैं ये हर एक साल में 1 या 2 बार मार्केट्स में आते हैं, राइट। ये नॉर्मल है, ये मार्केट का नॉर्मल है। जाके आप इसे बैक टेस्ट कर लो या कुछ भी देख लो, ये जो छोटे करेक्शन हैं ये मार्केट्स में आपको 1 साल में 1 या 2 मिलेंगे, और ये जो बड़ा करेक्शन होता है, जो 15% के ऊपर का करेक्शन होता है, वो 2-3 साल में एक बार मार्केट्स में मिलते हैं। और फिर इससे बड़ा करेक्शन जहाँ पर हम 30%, 35%, 40% की करेक्शन की बात करते हैं, वो 4-5 साल में एक बार मार्केट में आता है। तो ये साइकिल है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी साइकिल, सेकेंडरी साइकिल जो होता है वो ये साइकिल है, और ये साइकिल का पार्ट है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ, ये मार्केट की कैरेक्टर है, ये मार्केट का कैरेक्टर है। मार्केट साइकिल में मूव करता है, तो ये अभी उसी साइकिल का एक पार्ट है फ्रेंड्स, एकदम आप उसी ले सकते हो। देखिए ये जो कोविड का क्रैश था ये 4 साल 5 साल के बाद आया। अगर आप देखोगे ये जो कोविड वाला क्रैश था जो कि करीबन 30% इंडेक्स अपने हाई से नीचे गिरता है, वो करेक्शन 4-5 साल के बाद आया। यहाँ पर देखिए इस तरह के छोटे छोटे करेक्शन जो हैं वो आते रहते हैं, ये जो इसे नॉर्मल हम बुल मार्केट करेक्शन बोलते हैं। देखिए 12% का करेक्शन, आप इसे जाके बैक टेस्ट करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, ये देखिए 8% का करेक्शन। तो इस टाइप के इंटरमीडिएट करेक्शंस आते रहते हैं। एक बड़ा करेक्शन 3-4 साल के बाद आता है। तो ये सब करेक्शंस नॉर्मल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इससे आपको कभी अगर आप सही तरीके से सीख रखे हो, अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो ये सब आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, राइट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो अभी ये जो करेक्शन चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो लास्ट के 2-3 कैंडल्स मैंने देखे ओवरऑल मार्केट में देखे, यूएस मार्केट में, S&P 500 में, नैस्डैक में, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनी बॉटम, या हम बोल सकते हैं एक टेम्परेरी बॉटम हम कह सकते हैं कि बन चुका है यूएस मार्केट्स में। नाउ
जब तक अगर ये बॉटम सेफ है, जब तक इन बॉटम्स का लो सेफ है, आई थिंक दैट वी आर रेडी टू मूव अप इन द यूएस मार्केट्स। और स्पेशली इसका जो अफेक्ट है वो हमारे इंडियन मार्केट्स में भी दिखाई देगा, राइट। तो ये हमारा यूएस मार्केट का एनालिसिस। सो और हम सिर्फ आपके साथ गोल्ड और क्रूड भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। काफ़ी आती है हमारे पास रिक्वेस्ट कि सर गोल्ड और क्रूड भी डिस्कस कर दीजिए। क्रूड आप देखोगे 52 वीक हाई के पास है, राइट। यहाँ पर हाई के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पर सप्लाई दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सप्लाई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से इन कैंडल्स के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है हमें क्रूड ऑयल में, जब भी क्रूड ऑयल में स्ट्रेंथ मिलेगी और क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो ये फ्रेंड ये सप्लाई है, आपको साफ साफ पता चलेगा। देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस नीचे ड्रैग डाउन हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है। ये क्लियर सप्लाई की फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, जब हमें क्रूड ऑयल में अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा, ओके। और अगर हम बात करें एक बार गोल्ड की बात करें तो देखिए गोल्ड मैं तो साफ साफ मुझे तो एक रेंज में दिखाई दे रहा है। अभी तक मुझे कहीं पर भी इस रेंज को गोल्ड ने तोड़ा ऐसा नहीं फील हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो गोल्ड इस रेंज में है। इस रेंज के अंदर जब तक गोल्ड है तब तक इसमें ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, राइट। और गोल्ड ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप हर एक दिन हर एक घंटे आके ट्रेड करो। इसे ये रेंज से अगर टूटता है गोल्ड ऊपर की तरफ तभी आप उसको ट्रेड करिए। और शॉर्ट भी मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं बनता है गोल्ड को भी करके। यहाँ पर देखिए ये एक रेंज में है, तो यहाँ से डिमांड आती है, यहाँ पर सप्लाई आती है और यहाँ पर एक अलग रेंज गोल्ड अपना बना रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा रेंज में है, बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव है। तो जब तक रेंज नहीं टूटता है जब तक हम इसमें भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है कि इंडियन बजट आए, राइट। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करे, उसके बाद जो है डायरेक्शन क्लियर हो। हम भी बैठेंगे आराम से सुनेंगे बजट फर्स्ट को। आप भी जरूर सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं समझ में आए तब भी सुनिए, कुछ ना कुछ टेक अवे आपको मिलता है। हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के लिए, किन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान है, ये सब टेक अवे मोस्ट प्रोबेबली होता है बजट में जो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मैं मनोज वाला आपसे ज़्यादा लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।